CH5 जंगल में खून, राशि कहाँ है? यादें। अभय ने जैसे ही सब कुछ सुना उसके कदम लड़खड़ा गए। आदित्य ने वीर को बोला, वीर ऐसा कैसे हो सकता है? उस राजीव ने बॉडीगार्ड्स को बड़े भरोसे से रखा था। वीर ने कहा, सर कुछ भी नहीं पता। फिर वीर ने टेबल पर इशारा किया। अभय और आदित्य ने जैसे ही टेबल पर देखा तो केक वैसा का वैसा ही पड़ा था। साथ में कैंडल्स, फूल बिल्कुल वैसे ही रखे हुए थे। और तो और वो रिंग जो अभय ने राशि को दी वह भी केक के बिल्कुल भी बीचों बीच पड़ी थी। अपने अपने कांपते हाथों से वो रिंग निकाली और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभय, उसका दिल बहुत जोर से घबरा रहा था। उसने जल्दी से उस रिंग को मुट्ठी में दबाया और अपनी आंखें बंद की। आंसुओं के कतरे उसकी आंखों से बह गए। आदित्य, उसे अभय पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो समझ गया कि अभी तक शायद अभय और राशि ने केक भी नहीं काटा था और अभय पहले ही राशि को छोड़कर चला गया। आज राशि ने कितने मन से अभय को बोला था कि अभय प्लीज आज के दिन छोड़कर मत जाना वरना मैं टूट जाऊंगी। तब आदित्य भी उसके पास ही था और आज भी अभय ने वैसा ही किया जैसा वो पिछले 3 सालों से करता आया है। पर इस बार शायद अभय ने अपना आखिरी मौका भी गवा दिया। फिर अभय ने अपनी आंखें खोली और वीर का कॉलर पकड़कर बोला, मुझे किसी भी हालत में राशि चाहिए। सुना तुमने? किसी भी हालत में राशि चाहिए? बिल्कुल ठीक ठाक, एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए उसे। जाओ ढूंढो। वीर वैसे ही हाँ बोलकर जल्दी से कॉटेज के बाहर चला गया। अभय जैसे ही कॉटेज के बाहर जाने लगा, आदित्य पीछे से चिल्ला पड़ा, किस लिए ढूंढना चाहता है तू राशि को? ताकि वह तेरे घर की नौकर बनकर रह सके या फिर तेरे घर में एक नौकर कम हो गया होगा? अभय ने गुस्से से आदित्य को देखा और बोला, क्या बकवास कर रहा है तू? आदित्य ने बोला, मैं बकवास कर रहा हूँ, पर तू जो जानबूझकर अंधा बना रहा उसका क्या? अरे बाकी बातें तो छोड़, आज के दिन तो राशि ने तुझे कितने प्यार से मिन्नत करके बोला था कि आज उसे छोड़कर मत जाना वरना वो तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाएगी। याद है कुछ? अभय को राशि की वो बात याद आई जब वो सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था और आदित्य राशि को बर्थडे विश करने घर आया था। तो राशि ने आदित्य के सामने ही अभय को बोला था कि अभय आज के दिन आप मेरे साथ रहोगे, यह आपका आखिरी मौका है वरना मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगी। अभय को लगा था कि राशि जिस तरह से हमेशा उसे धमकी देती है वैसे ही उसकी कोई धमकी होगी, पर उसे नहीं पता था कि राशि सच में उसे छोड़ जाएगी। उसने आदित्य की बातों को इग्नोर किया और जल्दी से कॉटेज के बाहर निकला राशि को ढूंढने। आदित्य भी उसके पीछे पीछे ही था। इधर एक बहुत ही लग्जरियस जेट में एक लड़की आराम से उस जेट के प्राइवेट कमरे में सो रही थी कि बाहर एक आदमी कुछ पेपर देख रहा था। उसके साथ ही उसका असिस्टेंट बैठा था। फिर उसका असिस्टेंट बोला, सर क्या हम मैं को इस तरह अपने साथ ले जाकर गलती तो नहीं कर रहे? उनके परिवार वाले इन्हें ढूंढते होंगे। उस इंसान ने वो पेपर्स टेबल पर रखे और अपने असिस्टेंट को देखते हुआ बोला, राघव, क्योंकि अगर इसके परिवार वालों को इसकी फिक्र होती तो यह इस तरह से उन दो ऐसे दरिंदों के हाथों इसे उस कॉटेज में अकेला नहीं छोड़कर जाते। वो लड़की कोई और नहीं राशि थी, जिसे जैसे ही वो 2 बॉडीगार्ड मारने वाले थे तभी वो शख्स जो उस पर नजर रख रहा था उसने आकर राशि को बचाया और अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था। फिर राघव ने बोला, पर सर आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या सब विश्वास कर पाएंगे? वो शख्स, उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, जो भी होगा देखा जाएगा, पर फिलहाल इस लड़की की जान बचना बहुत जरूरी है। फिर उसने राघव को देखकर बोला, मैंने तुम्हें कुछ पता लगाने को बोला था, तुमने वो लगाया? तो राघव ने कहा, सर मेरे आदमी काम पर लगे हुए हैं पर बात सालों पुरानी है और उस आग में सब कुछ जल गया था। पता नहीं रिकॉर्ड्स मिलेंगे या नहीं, बट फिर भी मैंने अपने सब आदमियों को बोल दिया है और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम तक सारी सच्चाई पहुंच जाएगी। फिर उस शख्स ने कहा, हाँ ये बहुत जरूरी है क्योंकि जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा है तो फिर इतना कहकर वो चुप हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर पीछे सीट पर टिका लिया। उसकी आंखों के आगे कुछ धुंधली यादें थी, उसकी और एक लड़की की। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। राघव ने जैसे ही अपने बॉस के चेहरे पर यह मुस्कुराहट देखी उसकी आंखें भर आई क्योंकि वो समझ गया कि उसके बॉस क्या सोच रहे हैं। वो वहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया और कुछ फाइलें देखने लगा। इधर लोनावाला के जंगलों में सुबह के 5 बजे गए थे। सूरज ने अपनी लालिमा बिखेरनी शुरू कर दी थी पर मजाल है राशि का कोई नामो निशान तक मिला हो।
एक जगह राशि के सूट का एक टुकड़ा मिला, शायद भागते भागते किसी झाड़ी से टकराकर उसका सूट फट गया जो अनारकली उसने डाला हुआ था। और एक जगह पर उसकी एक पायल मिली। अब पुलिस, अभय की पूरी सिक्योरिटी, आदित्य की भी सिक्योरिटी, यहाँ तक कि पुलिस के ट्रेंड कुत्ते भी हर जगह राशि को और बॉडीगार्ड को ढूंढ रहे थे। अभय थककर एक पत्थर पर बैठा अपनी आंखों में आंसू लिए सामने जंगल को देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके दिल पर खंजर से कोई वार कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि राशि उससे बहुत दूर जा रही है। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने चेहरा ऊपर किया और बोला, प्लीज जान, प्लीज इस पर माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। सच कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो तुम चाहोगी मैं वही करूंगा। प्लीज आखिरी बार माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। उसकी हालत कोई भी देखता तो उस पर तरस खाता, पर आदित्य उसे अभय को ऐसे देखकर गुस्सा आ रहा था। वो भी निराश हो चुका था क्योंकि वो बॉडीगार्ड भी कहीं नहीं मिल रहे थे, उनका तो जैसे नामो निशान ही मिट गया था। आदित्य, उसको अब कुछ अनहोनी होने का खतरा लग रहा था। वो अभय के पास आया और बोला, अभय तू यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? अभय ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा। उसने कहा, जाना अपनी प्रिंसेस तान्या के पास जा। अभय उठा और आदित्य का कॉलर पकड़कर बोला, मेरी प्रिंसेस सिर्फ राशि है। आदित्य ने गुस्से से अभय का हाथ अपने कॉलर से हटाकर उसे धक्का दिया और बोला, सच्ची? और जब तू उसके सामने, राशि के सामने तान्या को प्रिंसेस बोलता है तब राशि को कैसा लगता है सोच। अभय चुप हो गया और वहीं पर बैठ गया। उसे आज अपनी गलती दिख रही थी कि क्यों वो राशि को छोड़कर गया। राशि ने बोला भी था कि अगर आज वो गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। अभय अब बुरी तरह से रो रहा था और रोते रोते बोला, आदित्य मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज राशि को बोलना वो वापस आ जाए, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। प्लीज आदित्य, मैं नहीं रह सकता, वो जो कहेगी मैं करूंगा, उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा उसकी बात मानूंगा। उसे तान्या पसंद नहीं ना? ठीक है, मैं तान्या को अलग घर में रहने के लिए बोल दूंगा और उसके पास भी नहीं जाऊंगा जब तक राशि नहीं चाहेगी। पर प्लीज राशि को बोल दे वो वापस आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभय इतना कहकर अब फूट फूट कर रोने लगा और ऊंची ऊंची चीखने लगा, राशि राशि वापस आ जाओ मेरी जान, मेरी प्रिंसेस, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, प्लीज वापस आ जाओ। आदित्य ने जैसे ही अभय की हालत देखी उस पर तरस आने की बजाय गुस्सा आ रहा था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और वीर और शेरा के पीछे चल दिया। इधर सब बॉडीगार्ड, पुलिस वाले सब हताश हो गए। सुबह के 7 बजे बज चुके थे और राशि और उन बॉडीगार्ड्स का कहीं ना वो निशान नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर आदित्य के पास आए और बोला, सर रात बहुत थी और इतनी बारिश में यहाँ जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं। आप तो इस जंगल के बारे में अच्छे से जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं या उन बॉडीगार्ड्स का कोई सुराग मिलेगा। लगता है कहीं जंगली जानवर उन्हें मार कर खा गए होंगे। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने कहा, अभय जल्दी से उठा और उसने इंस्पेक्टर के मुंह पर 2-3 मुक्के जड़ दिए और बोला, खबरदार खबरदार, मेरी बीवी के बारे में ऐसे बोला तो वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है और वो जरूर वापस आएगी। वो मुझे सताने के लिए यही कहीं छुपी हुई है। मुझे पता है, इस बार उसने कहा था कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मुझे तंग करने के लिए वो यहीं कहीं छुप गई है। वो भी वापस आ जाएगी, देखना, वो अभी वापस आ जाएगी। अब ये पागलों के जैसे बिहेव कर रहा था और फिर वो राशि राशि पुकारता हुआ जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वीर ने अभय को देखा फिर जल्दी से उसके पीछे जाने लगा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर रोका और बोला, जाने दे वीर, मैं चाहता हूं कि अभय राशि को बिल्कुल सही सलामत ढूंढ ले, क्योंकि मुझे फिलहाल सिर्फ राशि की चिंता हो रही है। अभय की हालत क्या है क्या नहीं, मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं, क्योंकि वो यही डिजर्व करता है। वीर आदित्य को देखकर हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि आदित्य, जो अभय का बचपन का दोस्त, भाई से बढ़कर अभय और आदित्य एक दूसरे की जान थे। आदित्य राशि को अपनी छोटी बहन समझता था और उसे अभय से भी ज्यादा प्यार करता था, यहाँ तक कि राशि के लिए वो कई बार अभय से लड़ा। हर बार अभय को बोलता कि उसकी गलती है, पर अभय वो एक एहसान के तले दबा हुआ हमेशा आदित्य को इग्नोर करता और उल्टा उसे ही समझाता कि वो राशि को समझाए कि वो ओवर रिएक्ट ना करे।
और तान्या के साथ थोड़ा प्यार से रहा करे। इधर अभय पागलों की तरह राशि को पुकारता हुआ जंगल में ढूंढ रहा था और बार बार बोल रहा था कि राशि बहुत हो गया मजाक, अब चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। बहुत डर लग रहा है मुझे, मैं मान गया अपनी गलती, जो तुम कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, पर प्लीज मेरे सामने आ जाओ अब और ज्यादा मत सताओ मुझे की। अचानक एक तरफ से शेरा ने अभय को और आदित्य को आवाज लगाई। जैसे ही अभय और आदित्य ने शेरा की आवाज सुनी वैसे ही वो शेरा की ओर दौड़े कि शायद राशि या उन बॉडीगार्ड में से कोई मिल गया होगा। अभय जल्दी से शेरा की तरफ आया और बोला, क्या हो गया शेर, कहाँ है तुम्हारी मैडम? शेरा ने जमीन की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर और सब पुलिस वाले भी उधर आ गए। शेरा की चीख सुनकर और जब सब ने उस तरफ देखा तो देखा कि बहुत सारा खून वहां पर फैला हुआ था और खून से 2 लाइन में बनी हुई थी, जैसे कोई किसी को खींचता हुआ ले जा रहा है। पुलिस वाले अभय आदित्य ने देखा। आदित्य, उसकी आंखों से आंसू आ गए क्योंकि जितना खून था साफ पता चल रहा था कि अगर यह किसी एक इंसान का है तो वो इंसान बिल्कुल नहीं बचा होगा। बारिश की वजह से काफी सारा खून जैसे पानी के साथ बह गया, पर फिर भी वहां पर इतना खून था जिसे देखकर कोई भी डगमगा जाए। अभय बिल्कुल बुत बना उस तरफ देख रहा था। उसने आदित्य की आंखों में जैसे ही आंसू देखे उसने कहा, आदित्य ये राशि का खून नहीं है, राशि को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, देखना खुद जल्दी ही हमारे सामने आ जाएगी। इंस्पेक्टर ने जल्दी से अपनी टीम को उसे खून की जांच करने के लिए बोल दिया। इधर हॉस्पिटल में टू बी कंटिन्यूड CH6 राशि पहुंची स्कॉटलैंड। तान्या के इरादे नेक नहीं। उधर अस्पताल में तान्या को खबर मिल चुकी थी कि राशि लापता है और कहीं भी नहीं मिल रही, और 2 बॉडीगार्ड जो उसके साथ थे उनका भी कहीं नामो निशान नहीं। तान्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने हाथों से कनोला को उतारते हुए कहा, अब तुम कभी नहीं मिल पाओगी, मेरे और अभय की जिंदगी से तुम हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर जैसे ही उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुल रहा है, उसने जल्दी से अपनी आंखों में आंसू लेकर चिल्लाने लगी। कमरे का दरवाजा खुला और अभय की मॉम कमरे में आए। उन्होंने जैसे ही तान्या को चिल्लाते हुए देखा, उसने जल्दी से उसे पकड़ा और बोला, क्या हो गया तान्या, क्यों चिल्ला रही हो? तान्या ऊंची ऊंची बोलने लगी, नहीं माँ, मुझे अभी अभी पता चला कि राशि का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो किस हाल में होगी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बहुत डर लग रहा है। तान्या अजीब सी हरकत कर रही थी। उसकी मॉम ने जैसे ही देखा उन्होंने जल्दी से तान्या को अपने गले से लगाया और बोला, बस करो तान्या, बस करो, उस राशि के लिए तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? और वैसे भी अच्छा ही है, मैं तो चाहती हूँ कि वो हमारी जिंदगी में वापसी ना आए। तान्या ने जैसे ही सुना कनिंग स्माइल लिए अपने चेहरे पर अभय की मां के वैसे ही गले लगाते हुए बोला, नहीं मां नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? राशि अभय की पत्नी है और वो उसे कितना प्यार करता है आप अच्छे से जानती हैं। अभय की मां ने तान्या को अलग किया और बोला, जानती हूँ कि उस राशि की वजह से ही अभय कई बार मुझे भी बहस करता है। एक अनाथ को राणा खानदान की बहू बना दिया, जिनके खानदान का कोई नामो निशान नहीं, उसे इतना सिर पर चढ़ा कर रखा है। मुझे तो वह राशि कभी भी पसंद नहीं आई, मैं तो इस रिश्ते के लिए कभी ना मानती, पर अभय उसके सिर पर तो प्यार का भूत सवार था। तान्या ने कहा, माँ, पर राशि जल्द से जल्द मिल जाए वरना वो नहीं जी पाएगा। फिर उसकी माँ ने कहा, घबराओ मत, कहीं नहीं जाएगी, वो वैसे भी इतनी दौलत अचानक से उसको मिली है, कैसे छोड़ कर जाएगी? शुरू से ही पैसों की लालची है, तभी तो मेरे बेटे को फंसाया, देख लेना, सिर्फ अपने ड्रामा करने के लिए ही वो अभय से दूर गई है, ताकि वो अभय से बात मनवा सके। अभय उसे छोड़कर तुम्हारे पास आया है, बस इसी का बदला वह ले रही है। मेरे बेटे को परेशान करके पर आने दो, एक बार मैं भी उसे अच्छा सबक आऊंगी। जिस तरह से उसने मेरे बेटे को परेशान किया है उसी तरह से उसका जीना हराम कर दूंगी। तान्या, जिसे ये सुनकर अंदर से बहुत खुशी मिल रही थी, पर फिर भी अपनी आंखों में झूठी हमदर्दी और मगरमच्छ के आंसू लिए वो उसकी माँ को ये बोल रही थी कि आप ऐसा कुछ न कीजिए, मेरी वजह से अभय और राशि के रिश्ते में दरार आ रही है, मैं जल्द से जल्द कहीं दूर चली जाऊंगी, अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर ज्यादा प्रॉब्लम राशि को हुई तो वही घर छोड़ कर जाएगी, पर तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर तान्या को बड़ी खुशी हुई। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि
राजीव जल्दी से उस कमरे में आया। तान्या और उसकी मां ने जैसे ही राजीव को देखा, तान्या ने बड़ी फिक्र के साथ पूछा, राजीव भैया, क्या उसका कुछ पता चला? राजीव ने ना में अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, सारे सिक्योरिटी पुलिस सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन राशि में का कोई निशान नहीं मिला। फिर अभय की मां ने कहा, और वो बॉडीगार्ड्स वो दोनों कहाँ हैं? तो राजीव ने ना में अपना सिर हिलाया कि उन लोगों का भी पता नहीं चला। तान्या ने जानबूझकर उसकी मां को ट्रिगर करने के लिए बोला, राजीव भैया, कहीं ऐसा तो नहीं राशि उन दोनों बॉडीगार्ड के साथ कहीं भाग गई? जैसे ही अभय की मां ने सुना, उसने हैरानी से तान्या को देखा और बोला, तान्या, ये क्या बोल रही हो? तान्या ने बड़ी हिचकिचाते हुए बोला, मां, मैं तो बस ऐसे ही गैस कर रही थी, क्योंकि वो दो बॉडीगार्ड भी नहीं मिले और तो और राशि भी नहीं है, इसीलिए ये सब लोग कहाँ जा सकते हैं? और तो और वीर भैया और शेरा भी कितनी जल्दी पहुंच गए थे, उनके आने से पहले पहले ही तीनों गायब हो गए कि अब कहीं मिल ही नहीं रहे। अभय की मां गहरी सोच में चली गई। फिर अपनी सोच पर पूर्णविराम लगाते हुए उन्होंने बोला, नहीं नहीं, राशि ऐसी हरकत नहीं करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो पैसों की जरूर लालची है। लेकिन इतना कहकर वो बाहर चली गई, जैसे अपने आप को ही समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। राजीव ने तान्या की तरफ देखा और उस कमरे से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने किसी को फोन मिलाया और बोला, उन बॉडीगार्ड्स का कुछ आता पता चला? कोई मैसेज, कोई फोन कॉल? तो आगे से कुछ कहा गया। राजीव को बहुत गुस्सा आया, बोला, कहाँ चले गए हैं वो दोनों? उनका जल्द से जल्द मिलना बहुत जरूरी है। इधर स्कॉटलैंड में बिल्कुल आउटर पर एक प्लेन लैंड हुआ और एक शख्स एक लड़की को अपनी गोद में उठाते हुए उस प्लेन से बाहर आया। वो कोई और नहीं, राशि थी। उसके साथ साथ उसका असिस्टेंट राघव भी था। जैसे ही वो बाहर आया, बहुत से सिक्योरिटी उसने उस शख्स और उस लड़की को घेर लिया और उनके पीछे पीछे चल दी। साफ पता चल रहा था कि यह उस शख्स की सिक्योरिटी है। उस इंसान ने राशि के फेस पर को पूरी तरह से मास्क और दुपट्टे से ढक दिया था। कोई भी राशि का चेहरा नहीं देख पा रहा था। फिर वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने पैलेस की तरफ चला गया। इधर अब सुबह के 10 बजे बज चुके थे। उन खून की जांच हो गई थी और वो खून किसी इंसान का ही था। अभय आदित्य। अब दोनों की हालत बहुत बुरी थी। वीर और शेरा सारी सिक्योरिटी के साथ अभी भी जंगल में ढूंढ रहे थे। अभय, जो अब गाड़ी में ही बैठा आंखें बंद किए सीट पर सिर टिकाकर राशि के बारे में सोच रहा था। जी, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे डर लग रहा था कि राशि शायद अब उससे बहुत दूर चली गई है। उसका दिल टूटा हुआ लग रहा था। आदित्य वह वही गाड़ी के बाहर ही गाड़ी की ही टेक लगाकर नीचे जमीन पर बैठा था और सिगरेट पी रहा था। वह भी सिर्फ राशि के बारे में सोच रहा था। वह भी अपने मन में ही सोच रहा था कि राशि, एक बार बस आ जाओ वापस। उसके बाद इस बार मैं खुद तुम्हें अभय से दूर रखेगा, जब तक कि उसको सबक नहीं मिल जाता और जब तक वो तान्या इस दुनिया में है। फिर अचानक आदित्य को कोई फोन आया। अभय का फोन कब से बज रहा था, पर अभय राशि की यादों में इतना गुम था कि उसने अपने फोन पर ध्यान ही नहीं दिया। ये फोन राजीव का था। राजीव का फोन देखते ही आदित्य को गुस्सा आया। उसने उसका फोन काट दिया। राजीव का फोन फिर से बजा। इस बार आदित्य ने गुस्से से फोन उठाया और बोला, बताओ क्या कहना है तुम्हारी तान्या मैडम के बारे में? राजीव ने जैसे ही सुना, एक पल की तो उसके कदम थक गए, क्योंकि वह समझ गया कि आदित्य को पता है कि राजीव इस समय पर इन हालातों में अगर बार बार फोन करेगा तो सिर्फ तान्या के लिए करेगा। उसने कहा, सर, तान्या मैडम बहुत पैनिक कर रही है और अभय सर को बुला रही है। उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। डॉक्टर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो आदित्य ने कहा, तो डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो अभय क्या कंट्रोल कर लेगा? उसको बोलो अपना यह नाटक एट लिस्ट तब तक के लिए तो बंद कर दे, जब तक राशि नहीं मिल जाती। इतना कहकर आदित्य ने गुस्से से फोन काट दिया। अभय, जिसने आदित्य को बात करते हुए सुन लिया था, वह एकदम से गाड़ी से बाहर आया और बोला, आदित्य, तुम इसमें तान्या को क्यों दोष दे रहे हो? उसकी तबीयत तो पहले से ही खराब है। राशि परेशान कर रही है, उसे गुस्सा है, वो कहीं छुप गई है, इसमें तान्या क्या करे? आदित्य ने कहा, अभय, सच में तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? तेरी बीवी गायब है। जिन बॉडीगार्ड को तूने उसकी सिक्योरिटी के लिए भेजा था, उनका भी कहीं अता पता नहीं। जंगल में खून ही खून मिला है। वो एक इंसान का खून है। अभी तक नहीं समझ आ रहा कि आखिर किसका खून है, पर फिर भी तुझे परवाह है तो सिर्फ तान्या की। किस मिट्टी का बना है तू?
अभय ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ कह रहा हूँ, इसमें तान्या का क्या का दोष, वह तो खुद परेशान हो रही है राशि के न मिलने से। आदित्य ने कहा परेशान हो रही है, वह कितनी खुश है तुझे पता भी है। मैं जानता हूँ अंदर से वो हमेशा से यह चाहती थी कि राशि तेरी जिंदगी से चली जाए ताकि वह तेरी जिंदगी में आ जाए। अभय चिल्लाकर बोला आदित्य कुछ भी मत बोल, वो मुझे अपना भाई समझती है। आदित्य ने कहा अच्छा, वो तुम्हें अपना भाई समझती है तो फिर तुम्हें अभय क्यों बुलाती है जबकि मुझे वो आदित्य भैया रहती है। अभय ने कहा देख आदित्य, इस मामले में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, तो अच्छे से जानता है तान्या की जिम्मेदारी है मेरे पर और मैं उस जिम्मेदारी से अपना मुंह नहीं मोड़ सकता। राशि बेवकूफ़ी कर रही है, क्यों इतना परेशान कर रही है मुझे, जबकि वह जानती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। वो मेरे प्यार पर शक करती है। तुम्हें पता है यहाँ से कॉटेज से निकलने से पहले उसने तान्या को मेरी रखेल बोला था। आदित्य ने कहा तो क्या गलत बोला? मैं हैरानी से आदित्य को देख रहा था और बोला आदित्य तू भी ऐसा बोल रहा है? आदित्य ने कहा एक पति जिसे अपनी पत्नी से ज्यादा एक बाहर की लड़की की फिक्र है कि वो अपनी पत्नी को 3 साल तक इग्नोर करके उस लड़की का ख्याल रख रहा है। बर्थडे एनिवर्सरी कहीं भी बीवी को छोड़कर उस लड़की के इर्द गिर्द रहता है, तो बताना कोई पत्नी क्या समझेगी? अभय ने कहा आदित्य मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आदित्य ने कहा अभय मुझे भी तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, और याद रखना अगर राशि को कुछ हुआ तो ये दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। इतना कहकर आदित्य वीर के पीछे चला गया और अभय वहीं पर आंखों में हैरानी लिए आदित्य को देख रहा था। वही आदित्य जिसने अभय से कभी यह वादा किया था कि चाहे कैसे भी हालत हो, चाहे उनके बीच में कोई भी आ जाए, पर उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। यहाँ तक कि वो कभी एक दूसरे पर शक भी नहीं करेंगे, कोई गुंजाइश नहीं होगी। बचपन की दोस्ती आदित्य ने इतनी सी बात पर तोड़ दी। अब अभय को राशि पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो उसे इतना परेशान कर रही है, क्यों नहीं सामने आ जाती। फिर अभय यही सोच रहा था कि अचानक उसका फोन फिर से बजा। उसने जल्दी से फोन उठाया तो इस बार फोन उसकी माँ का था। उसने जब आगे से जवाब दिया तो उसकी माँ ने कहा तान्या को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसने अस्पताल की छत से कूदने की कोशिश की। तुम जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ आ जाओ, वरना तान्या को हम हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अब उसने अपनी माँ को बोला कि माँ प्लीज, राशि का कुछ पता नहीं चल रहा, मैं यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं आ सकता। पर अचानक पीछे से तान्या के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तान्या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, वो बार बार कह रही थी मुझे कूद जाने दीजिए, अभय मुझे छोड़ कर गया है, मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। अभय ने जैसे ही तान्या की आवाज़ सुनी उसने अपनी माँ को बोला मैं आता हूँ। टू बी कंटिन्यूड। क्या तान्या सच में अभय को अपना भाई समझती है? क्यों यह अनजान शख्स राशि को इतनी दूर लाया? CH7। अभय का अपनी माँ पर गुस्सा करना। नैना राशि की दोस्त। अब उसने अपनी माँ को बोला कि माँ प्लीज, राशि का कुछ पता नहीं चल रहा, मैं यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं आ सकता। पर अचानक पीछे से तान्या के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तान्या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, वो बार बार कह रही थी मुझे कूद जाने दीजिए, अभय मुझे छोड़ कर गया है, मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। अभय ने जैसे ही तान्या की आवाज़ सुनी उसने अपनी माँ को बोला मैं आता हूँ। अब आगे अभय ने जैसे ही बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। आदित्य जो उसे कुछ कहने वापस आया था, उसने जैसे ही सुना उसने उसकी तरफ देखा और बोला अभय तू सच में जाना चाहता है? इस तरह से राशि अभी तक मिली नहीं और तुझे उस तान्या की फिक्र हो रही है। अभय ने कहा तुम समझते क्यों नहीं हो, तान्या ने अभी अभी खुदकुशी करने की कोशिश की, तुम्हें पता है ना उसकी हालत, और राशि नहीं मिल रही यह भी उसे पता चल गया है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है। राशि को वो अपनी बड़ी बहन जैसे समझती है। अब आदित्य, उसने गुस्से से अभय को धक्का दिया और बोला सच में अभय, राशि बिल्कुल ठीक कहती थी कि तान्या की केयर करने में और अपना एक वादा निभाने में तो इतना अंधा हो गया है कि तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो राशि भी लापता है और तान्या राशि को अपनी बड़ी बहन समझती है। वाह! इतना कहकर आदित्य फीकी सी हंसी हंसने लगा। उसने कहा कब खोलेगा तू अपनी आंखें? उसने कहा बिल्कुल घबरा मत, राशि के लिए मैं हूँ यहाँ पर, मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा उसे ढूंढने में। तू जा अपनी तान्या को संभाल और हो सके तो दोबारा अपना टाइम वेस्ट करने यहाँ मत आना। राशि जिंदा है या नहीं? ये कहते हुए आदित्य के होंठ फड़फड़ा रहे थे, उसके दिल पर जैसे बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा था।
उसने कहा राशि जिंदा है या नहीं मैं तुम्हें बता दूंगा। यू जस्ट गो एंड टेक केयर ऑफ योर तान्या। इतना कहकर आदित्य जंगल की तरफ चला गया। अभय वैसे ही वहां ठगा सा खड़ा रहा। वो सोच रहा था आदित्य ने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि राशि जिंदा है या नहीं। वो उस पर गुस्सा करना चाहता था पर उससे पहले ही आदित्य जंगल में उसे छोड़कर चला गया। अभय वहीं खड़ा सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि अचानक फिर से राजीव का फोन आया और उसने कहा, सर आप जल्दी आइए, तान्या मैं बहुत पैनिक कर रही है। अभय ने हाँ कहा और वहां से थोड़ी दूर खड़े अपने चाप में बैठकर जाने लगा। उसका चाप उसके कॉटेज के सामने ही खड़ा था। फिर जैसे ही अपनी चाप की तरफ बढ़ा, उसने एक बार फिर से कॉटेज की तरफ देखा कि जब पिछली बार वो कॉटेज से निकला था तो राशि ने उसे कितना रोकने की कोशिश की और बोला भी कि अगर वो आज यहाँ से गया तो दोबारा उसे नहीं देख पाएगा। उसके कदम लटखड़ा गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपनी गलती लग रही थी कि क्यों उसने राशि को अकेले छोड़ा, पर अभी भी उसे यही लगा कि राशि सिर्फ उससे बदला लेने के लिए और गुस्से में कहीं छुप गई है और वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी, क्योंकि अभय जानता था कि राशि उससे बहुत प्यार करती है और वह उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। 2 साल पहले भी जब राशि अभय और तान्या के नज़दीकियों से तंग आ गई थी और उसे सच में ये लगने लगा था कि तान्या और अभय का कोई रिश्ता है, तो वो ऐसे ही अभय को छोड़कर अपनी दोस्त के पास चली गई थी और तब भी उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। और पूरा दिन राशि को ढूंढने के बाद अभय को पता चला कि वह उसके दोस्त के घर है। वह जब उसे लेने गया तो थोड़ा सा मनाने पर ही राशि मान गई, क्योंकि वह भी अभय के बिना नहीं रह सकती थी। अभय को जैसे ही यह बात याद आई उसने सोचा कि शायद राशि फिर से अपनी उस दोस्त के पास गई है। उसने जल्दी से राशि की उस दोस्त नैना को फ़ोन किया। नैना ने जैसे ही अभय का फ़ोन देखा उसे गुस्सा आया, उसने गुस्से से फ़ोन काट दिया। अभय ने 2-3 बार नैना को फ़ोन किया तो नैना ने फ़ोन उठाया और गुस्से से बोला कि क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो। तो अभय ने कहा कि राशि कहाँ है। तो नैना ने कहा राशि वो तो तुम्हारे साथ थी ना, कल रात तुम और राशि अपने लोनावाला के कॉटेज में रहने वाले थे, तो मेरे साथ कहाँ से होगी। अभय मैंने कहा देखो नैना, मुझे पता है कि इस बार भी राशि तुम्हारे पास ही आई है और फालतू में ड्रामा कर रही है। हर बार की तरह उसे बोलो जल्दी वापस आ जाए। नैना ने कहा तुम पागल हो गए हो, राशि सच में यहाँ नहीं है और लोनावाला से वो मेरे पास कैसे आ सकती है, और वो भी इतनी जल्दी। फिर अभय के दिमाग में आया कि हाँ, अभय और राशि चाप में आए थे और चाप अभय अपने साथ लेकर गया था और जो गाड़ी थी जिसमें बॉडीगार्ड थे वो अभी भी वही खड़ी है, तो राशि पैदल कैसे जा सकती है। और तो और कॉटेज का भी गेट टूटा हुआ है। पर अभय यह मानने को तैयार ही नहीं था कि राशि सच में गायब है। जैसे ही उसने किसी और को फ़ोन मिलाने के लिए निकाला कि उसकी मॉम का फिर से फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा अभय तुम वहां से निकले या नहीं। अभय ने कुछ नहीं कहा और अपने चाप में बैठकर चला गया। इधर हॉस्पिटल में अभय तान्या को अपने गले से लगाकर उसे समझा रहा था और बड़े प्यार से उसका सिर सहला रहा था, पर उसके दिमाग में राशि ही घूम रही थी। वो यही सोच रहा था कि जल्दी से तान्या सो जाए तो वो राशि को ढूंढने जाए। जैसे ही उसने देखा कि तान्या सो गई है, उसने तान्या को लेटाया और उस कमरे से बाहर जाने लगा। उसकी माँ आगे से आए और बोली कहाँ जा रहे हो तान्या को छोड़कर। अभय ने कहा आपको पता है ना, राशि गायब है और मुझे उसे ढूंढने जाना है, और अब अगर तान्या को कोई अटैक आता है या वो वैसी हरकत करती है तो प्लीज़ डॉक्टर से बोलकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगवा दे। जब तक राशि नहीं मिल जाती मुझे बुलाने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर डॉक्टर राजीव आप सब हैं, उसकी माँ ने अभय को रोकते हुए बोला। लेकिन अभय वो सिर्फ तुम्हें ढूंढती है, जब भी उसे अटैक आता है तुम अच्छे से जानते हो। अभय ने गुस्से से कहा माँ आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। राशि नहीं मिल रही, वो दोनों बॉडीगार्ड्स भी गायब हैं। कि अभय ने कहा कि जंगल में खून मिला है। एक बार तो उसकी माँ ने भी हैरानी से अभय को देखा, फिर दूसरे ही पल अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए बोला हो सकता है किसी जानवर का खून हो। और राशि वो कहाँ जाएगी उसे भी पता है, इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला और पैसे वाला उसे नहीं मिलेगा। इतना पैसा आराम छोड़कर वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। बस ड्रामा शुरू हो गए होंगे इसके फिर से, और देख लेना अपने आप एक दिन में वापस आ जाएगी। आखिर कौन ऐसी अनाथ लड़की को अपने पास रखेगा। अभय हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। उसने कहा माँ आप ये सोचती हैं राशि के बारे में।
इतना तो मैं जानता था कि आप उसे पसंद नहीं करती, लेकिन आप इतना गलत उसके बारे में सोच सकती हैं कि वो गायब है और आपको ज़रा भी परवाह नहीं। और ऊपर से आप फिर से उसकी पीठ पीछे भी बुराई करने से नहीं झिझक रही। मैंने आपसे यह उम्मीद नहीं की थी। अभय ने अपनी माँ को गुस्से से देखा और वहाँ से बाहर जाने लगा। उसकी माँ ने कहा, अभय तुम अच्छे से जानते हो पहले भी वो ऐसी हरकत कर चुकी है। फिर से उसका नाटक चालू हो गया, अपनी किसी दोस्त की यहाँ होगी। अभय को ख्याल आया कि राशि पक्का नैना के यहाँ होगी। नैना झूठ बोल रही है, किसी न किसी तरह से यह राशि की प्लानिंग होगी। नैना के साथ मिलकर वहां से बिना अपनी मां को कुछ कहे भागता हुआ अस्पताल से बाहर निकला। राजीव उसके पीछे पीछे ही था। उसने जैसे ही कहा, सर मेरी बात तो सुनिए। अमर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, मुझे उन दोनों बॉडीगार्ड्स की सारी डिटेल्स दो। तुमने ही अपॉइंट किया था ना, दोनों के दोनों किसी भी तरह मुझे मेरे टॉर्चर रूम में चाहिए। राजीव सहम गया और जल्दी से हाँ बोला और वहां से मुड़कर चला गया। अभय जल्दी से गाड़ी में बैठा और नैना के घर गया। वो बैल कर रहा था पर नैना दरवाजा नहीं खोल रही थी। नैना एक अपार्टमेंट में रहती थी जो कि किराए का था। नैना राशि की एकलौती ऐसी दोस्त थी जिसे राशि के बारे में हर जानकारी होती थी और राशि और वह बचपन से अनाथ आश्रम में इकट्ठे थे। अब नैना अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करती थी और इसीलिए वह एक छोटे से अपार्टमेंट में किराए पर रहती थी। अक्सर राशि नैनो से मिलने आती थी और नैना भी उसके पास कई बार मिलने आई थी, पर उसकी सास का बुरा बिहेवियर देखकर राशि खुद ही नैना को बोल देती थी कि वो उसके घर ज़्यादा ना आया करे, वो खुद ही उससे मिलने आ जाएगी। जिस तरह से अभय की मां नैना को ह्यूमिलिएट करती थी और उसकी बेइज्जती करती थी, राशि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उसने एक दो बार अपनी सास को जवाब देने की कोशिश की, पर फिर अभय का सोचकर वो चुप हो जाती थी। लगातार बेल बजाने पर नैना ने दरवाजा खोला। उसने जैसे ही अभय को देखा उसने अपना मुंह बनाया और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभय ने जल्दी से नैना को साइड किया और राशि राशि चिल्लाता हुआ उसके घर में घुस गया। नैना हैरानी से अभय को देख रही थी। वो उसके पीछे गई और बोली, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मैंने फोन पर ही कह दिया था कि राशि यहाँ नहीं आई। अभय ने कहा, देखो नैना मुझसे झूठ मत बोलो, मेरा दिल बैठ जा रहा है, जल्दी से राशि को बुलाओ। नैना ने कहा, मतलब राशि तुम्हारे पास नहीं है? अभय ने कहा, नहीं, वो लोनावाला से कहीं चली गई है, वहां पर भी नहीं है। अब नैना भी पैनिक करने लगी। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम और राशि लोनावाला गए थे कल रात को, तो फिर राशि कहाँ जा सकती है जबकि तुम इकट्ठे थे? अभय ने कहा, मुझे किसी काम से वापस आना पड़ा, राशि वहां अकेली थी और अब जो बॉडीगार्ड राशि के साथ थे ना, उनका कुछ पता है ना राशि का मुझे पता है, ये भी राशि का ही कोई प्लान है मुझे परेशान करने के लिए। देखो नैना प्लीज, इस बार मैं सच में बहुत डर गया हूँ और मुझे मेरी गलती भी दिख रही है। मुझे राशि को इस तरह से छोड़कर नहीं आना चाहिए था, तुम जल्दी से राशि को बुलाओ। नैना ने कहा, व्हाट, तुम्हें तुम्हारी गलती दिख गई है? लग तो नहीं रहा, और मैं सच कह रही हूँ, राशि मेरे पास नहीं है और ना ही उसने मुझे कोई कांटेक्ट किया है। फिर नैना जल्दी से अपना फ़ोन लेकर आए और उसने राशि को फ़ोन मिलाया। फ़ोन अभय की जेब में था। नैना ने जैसे ही अभय की जेब में फ़ोन रिंग करते हुए देखा, उसने कहा, राशि का फ़ोन तुम्हारे पास? तब जाकर अभय को ध्यान आया कि राशि का फ़ोन तो उसके ही जेब में है। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और उसे याद आया कि कॉटेज में राशि का फ़ोन पड़ा हुआ मिला था। राशि के गुम होने के चक्कर में वो सब बातें भूल रहा था। नैना ने कहा, राशि का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अभय ने कहा, वो ये फ़ोन अपना पर्स सब कुछ वही कॉटेज में छोड़कर चली गई है, पता नहीं कहाँ गई है। नैना को अब अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, राशि गायब है और तुम मेरे घर ढूंढ रहे हो, बजाय इसके कि अपनी सो कॉल सिक्योरिटी और पुलिस को बोलो। अभय ने कहा, पुलिस और पूरी सिक्योरिटी वो रात से ही राशि को ढूंढ रहे हैं, लेकिन राशि कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास आई होगी। नैना ने कहा, अनबिलीवेबल, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा, किसने तुम्हें राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ बनाया? टू बी कंटिन्यूड। CH8। राशि प्रेग्नेंट है, अपनी आंखें खोलो और असली चेहरा देखो, निशान। अभय ने कहा, पुलिस और पूरी सिक्योरिटी वो रात से ही राशि को ढूंढ रहे हैं, लेकिन राशि कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास आई होगी। नैना ने कहा, अनबिलीवेबल,
मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा किसने तुम्हें राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ बनाया। अब आगे नैना ने कहा, मुझे सच में तुम पर विश्वास नहीं हो रहा किसने तुम्हें राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ बनाया। राशि लोनावाला के कॉटेज में से गायब है, अपना फोन अपना पर्स सब कुछ छोड़कर, और तुम मेरे घर आए हो लोनावाला से, यहाँ तक वो कैसे आएगी। तुम्हारे वो बॉडीगार्ड भी गायब हैं। फिर नैना ने अभय को बोला, वीर और शेरा के रहते हुए वो कैसे गायब हो सकती हैं। अभय ने कहा, वीर और शेरा उसके साथ नहीं थे। अब नैना को डर लग रहा था क्योंकि वीर और शेरा राशि की ढाल थे। उसने कहा, तो कौन था अभय। उसने कहा, नए बॉडीगार्ड है। अभय वो जैसे बिल्कुल नैना की बातों का जवाब नहीं देना चाहता था। नैना ने कहा, किसी नए बॉडीगार्ड्स को लोनावाला के जंगलों में सुनसान इलाके में तुमने राशि को उनके सहारे छोड़ दे दिया और तुम किसी काम से या फिर अपनी उस तान्या की वजह से वापस आए हो। फिर से उसने कोई नाटक किया होगा। अभय ने कहा, तुम सब तान्या के पीछे क्यों पड़ जाते हो, वो बेचारी पहले ही बीमार है। नैना ने कहा, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि राशि ने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। सबसे बड़ी गलती थी राशि की तुमसे प्यार करना, जो कि इतना भी नहीं देख पा रहा कि हर वक्त जब तुम और राशि इकट्ठे होते हो तभी तुम्हारी तान्या को अटैक क्यों आता है। तभी उसकी तब पे छोटी ई की मात्रा ई तक क्यों खराब होती है, तब क्यों नहीं होती जब तुम किसी मीटिंग में होते हो या फिर बिजनेस के सिलसिले में 3-3 दिन तक बाहर रहते हो। तब 3-3 दिन तक भी तो तुम नैना के पास नहीं होते, तो क्यों नहीं उसे कुछ होता। लेकिन जब राशि और तुम इकट्ठे होते हो तभी उसे अटैक आता है। अभय वह भी नैना की तरफ कुछ सोचते हुए देख रहा था। ये बात उसके दिमाग में कभी नहीं आए कि जब वो 3-3 4-4 दिन के लिए, कभी कभी 1 हफ्ते के लिए भी बिजनेस के काम से बाहर होता है, तब तान्या बिल्कुल ठीक रहती है। और जैसे ही वह और राशि कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं या इकट्ठे अपने बेडरूम में भी होते हैं या कुछ भी, तभी तान्या की तबीयत खराब होती है। पर अभय ने फिर अपने उन ख्यालों को अपने दिमाग से निकाला और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तान्या सिर्फ मेरी एक जिम्मेदारी है और कुछ नहीं। नैना ने कहा, निकलो यहाँ से। अभय ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, क्या। तो नैना ने कहा, निकलो यहाँ से क्योंकि मुझे तुम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। पर याद रखना, अगर राशि को कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और ना ही तुम्हारी उस तान्या को। दोनों का जीना हराम कर दूंगी। बस दुआ करना कि राशि बिल्कुल ठीक हो, उसे कुछ ना हो। फिर उसने अभय को लगभग धक्के मारकर अपने घर से बाहर किया और दरवाजा बंद करते करते उसे बोला कि एक बार अपनी आंखें खोलो और पता करने की कोशिश करो कि असली मुजरिम कौन है। क्या सच में तान्या को वो प्रॉब्लम है जो वो तुम्हें बताती है, या फिर यह एक नाटक है, तुम्हारी माँ और तान्या की सोची समझी साजिश। क्योंकि राशि को शायद तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और अगर हो सके तो अब सच का पता चलाने की कोशिश जरूर करना। इतना कहकर उसने दरवाजा अभय के मुंह पर बंद कर दिया। अभय वहीं खड़ा उसकी बातों को सोच रहा था। नैना ने घबरा कर फिर सिद्धार्थ को फोन किया। हालांकि इसका बिल्कुल दिल नहीं था आदित्य से बात करने का। उसे लगता था आदित्य और अभय ये दोनों एक जैसे हैं। हालांकि राशि हमेशा आदित्य की तारीफ करती थी कि आदित्य सच में उसे अपनी बहन की तरह रखता है, और कई बार वो अभय से लड़ा है, पर फिर भी नैना आदित्य को भी कल्प्रिट समझती थी। क्योंकि कई बार आदित्य ने नैना के सामने ही राशि को अभय को माफ करने के लिए बोला और उसे समझाने की भी कोशिश की कि जैसा वह सोच रही है वैसा नहीं है, इसीलिए नैना को लगता था कि आदित्य भी वैसा ही है। इधर स्कॉटलैंड में राशि एक बड़े से कमरे में लेटी हुई थी और उसे 2 लेडी डॉक्टर चेक कर रही थी। वो शख्स जो राशि को लेकर आया था वह अपने असिस्टेंट राघव के साथ खड़ा अपने स्टडी रूम में था और उसे कुछ समझा रहा था। राघव सर, क्या ये करना जरूरी है? बिल्कुल राघव, क्योंकि मुझे पता है अभय सिंह राणा इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा जब तक कि सबूत उसके सामने नहीं होते। और हाँ, दूसरा काम भी वैसे ही करना, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चला कि राशि को मारने के लिए उन 2 बॉडीगार्ड को किसने भेजा था। जब तक ये बात नहीं पता चल जाती तब तक हमें ये खेल खेलना ही होगा। राघव ने हाँ कहा और बोला, सर जैसा आपने कहा था वैसा मैंने अपने आदमी को बोल दिया है और वो आज रात तक वो काम कर देगा। फिर उस शख्स ने कहा, क्या डॉक्टर ने राशि को चेक कर लिया? जो हमने कहा था उस डॉक्टर ने पता किया? तो राघव ने कहा, सर डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट अभी अंदर ही हैं।
फिर लगभग 10 मिनट बाद डॉक्टर और उसके असिस्टेंट बाहर आए। जैसे ही वह बाहर आए, एक बॉडीगार्ड जो राशि के कमरे के बाहर ही खड़ा था, वो उन दोनों को इस शख्स के पास ले गया। उस शख्स ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो उसने पूछा कि जो बोला था क्या वो हो गया, और राशि कैसी है, कब तक होश आ जाएगा, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा, नो मिस्टर सिद्धार्थ, यह है सिद्धार्थ रॉय, जिनकी हाइट लगभग 6-4 के करीब है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, गेहुआ रंग, रॉय ग्रुप का इंडस्ट्रीज के मालिक, बहुत ही शातिर। उस डॉक्टर ने कहा, सर मैं बिल्कुल ठीक है, और उनकी बॉडी पर यहाँ तिल है और एक जगह जलने का निशान है। दरअसल सिद्धार्थ ने उस डॉक्टर को ये पूछा था कि राशि के शरीर पर कहाँ तिल हैं और कहाँ निशान हैं। वो उसने बारीकी से सब जगह चेक करके बताएं और डॉक्टर ने उसे वैसे ही बताया। फिर उसने कहा, सर एक और बात। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ बोलो। तो उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे ही सिद्धार्थ ने सुना, वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला, क्या राशि प्रेग्नेंट है? तो उसने कहा, हाँ, और मैं को लगभग 3रा महीना खत्म होने वाला है। अब सिद्धार्थ की हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने जो भी राशि के बारे में पिछले दिनों पता कराया था, उसमें ये बात बिल्कुल नहीं आई थी कि राशि प्रेग्नेंट है। और शायद ये बात अभय को भी नहीं पता थी, क्योंकि उसके घर में भी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। दरअसल सिद्धार्थ राशि पर कई समय से नजर रख रहा था, और उसी के घर में सिद्धार्थ ने अपने एक आदमी और साथ में उनके घर पर खाना बनाने वाली एक मेड को छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो राशि के बारे में सारी जानकारी पता करना चाहता था। तभी उसे पल पल की जानकारी मिलती थी, और वो लोनावाला भी राशि के पीछे ही आया था उससे कुछ बात करने। पर उससे पहले ही यह सब हो गया। उसने डॉक्टर से पूछा, आर यू श्योर? तो डॉक्टर ने कहा, 100% सर। सिद्धार्थ ने कहा, उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं? आई मीन कुछ भी? क्या उसका बच्चा ठीक है? तो डॉक्टर ने कहा, वो काफ़ी वीक है और बहुत ज़्यादा ट्रॉमा लगा है, पर फिर भी बच्चा बिल्कुल ठीक है, पर बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ना तो उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस होना चाहिए और ना ही कोई फिजिकल। सिद्धार्थ ने कहा कि उसे काफ़ी चोटें लगी हैं, इससे उस बच्चे पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो उसने कहा, ना सर, उन्हें ऊपर से चोटें लगी हैं, हालांकि उनकी हालत थोड़ी खराब है, पर फिर भी उनके बच्चे पर अभी तक कोई बुरा असर नहीं पड़ा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक होंगे। सिद्धार्थ ने उस डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, इसके आगे तुम्हें क्या करना है पता है ना? ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उसने कहा, डोंट वरी सर, यह बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, और मैंने राशि में के ब्लड सैंपल्स भी ले लिए हैं, और जो टेस्ट आप करने को बोल रहे हैं उसकी भी रिपोर्ट मैं आपको जल्द ही दे दूंगी। फिर सिद्धार्थ ने राघव की तरफ देखा और कहा, इन दोनों डॉक्टर को वही छोड़ो, आओ। वो डॉक्टर जैसे ही मुड़ी, सिद्धार्थ ने पीछे से ही उन डॉक्टर को पूछते हुए बोला, डॉक्टर एनी इम्प्रूवमेंट्स? डॉक्टर समझ गई कि सिद्धार्थ किसके बारे में पूछ रहा है। उसने अपना सरना में हिलाया और बोला, सर अभी तक तो नहीं, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। राघव समझ गया कि सिद्धार्थ इस वक्त कितना दुखी हो गया है। वो जल्दी से डॉक्टर को लेकर कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि इस वक्त सिद्धार्थ अकेले रहना चाहता है। बाहर आकर राघव गाड़ी में उन डॉक्टर से पूछ रहा था कि डॉक्टर, क्या कोई उम्मीद है? डॉक्टर ने कहा, सर यहाँ पर सिर्फ मिरेकल्स होते हैं, और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब ठीक होगा। राघव वह भी डॉक्टर की बात सुनकर चुप हो गया। आखिर किसकी कंडीशन पूछ रहा है सिद्धार्थ? और क्या अभय को सच में राशि की प्रेगनेंसी का नहीं पता?